अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हम लोग एसेट्स क्या होता है उसको देखेंगे और एसेट्स कितनी तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसेट्स होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर कॉल्ड एसेट्स। इस डिफिनीशन से हमें ये पता चल रहा है कि एसेट्स किसी बिजनेस के रिसोर्स होते हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज ओन करता है और वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनको हम मनी में शो करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स अगर आप इंडिया में हैं तो उसको रुपए में शो करेंगे, अमेरिका में है तो डॉलर में शो करेंगे, यूरोप में है तो यूरो में शो करेंगे। यानी कहीं भी हैं जहाँ का जो अकाउंट बनता है उसकी जो अकाउंटिंग करेंसी होती है उस टर्म में उसको शो किया जाता है। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है। एसेट्स का इस्तेमाल बिज़नेस करता है और बिज़नेस में वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। कुछ एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ एसेट्स हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। इस तरीके से कई क्लासिफिकेशन है एसेट्स के, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसकी डिफिनीशन एक देख लेते हैं। प्रोफेसर R.N. एंथनी ने एक डिफिनीशन दी है, कहा है एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय ए बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो यहाँ पर इस डिफिनीशन से क्या पॉइंट सामने आ रहा है, इन्होंने भी कहा है कि वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो एसेट्स एक रिसोर्स होता है जैसा कि मीनिंग में ही मैंने बताया, और वो ओन्ड बाय बिजनेस, वो बिजनेस का अपना होता है, इसके ऊपर बिजनेस का अधिकार होता है, उस बिजनेस का हक होता है। विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट, जिसको हासिल किया जाता है मनी दे करके, यानी मनी कॉस्ट पे करके ही उस एसेट्स को या उस रिसोर्स को अक्वायर किया जाता है। तो यहाँ पर इस डिफिनीशन में भी मॉनेटरी टर्म वाली बात हो गई। अब आइए आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। एसेट्स को जितने भी तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, मैंने उन सभी क्लासिफिकेशंस को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। नॉन करेंट एसेट्स एक क्लासिफिकेशन है, करेंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, रियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, कंटिजेंट एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स। इतने तरह से एसेट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए सारे क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। तो ये पहला पार्ट है वीडियो का जिसमें हम लोग 4 क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहला है नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स, ये चारों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय ए बिजनेस फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये जो नॉन करेंट एसेट्स है इसका नाम है, अलग अलग कई नाम होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स भी इसको कहते हैं और फिक्स्ड एसेट्स भी इसको कहते हैं। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म नीड को फुलफिल करते हैं। वो शॉर्ट टर्म नीड के लिए नहीं होते हैं बल्कि उनका इस्तेमाल बिजनेस में काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। दीज एसेट्स रेफर टू द एसेट्स ऑफ परमानेंट कैरेक्टर एंड टू बी यूज्ड इन द बिजनेस ईयर आफ्टर ईयर। ये एसेट्स बिजनेस में जो होती हैं परमानेंट कैरेक्टर की होती है और साल दर साल इसका इस्तेमाल बिजनेस में होता रहता है। ऐसा नहीं कि ये अभी आई है एसेट्स और ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी या 1 साल 2 साल में ख़त्म हो जाएगी। ये लगातार साल दर साल ईयर आफ्टर ईयर चलती रहेगी, क्योंकि इसका नेचर ही इस तरह का होता है कि ये इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होती, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। अब आपको कुछ एग्जांपल दे दें, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सब को आप देखेंगे ये सब एग्जांपल्स हैं। ये सब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं है। लैंड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी, मशीन आपकी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी। यहाँ जल्दी का मतलब साल 2 साल से है। तो कम से कम एक लैंड है उसकी लाइफ वो तो वैसे कभी भी नहीं ख़त्म होती है। बिल्डिंग है उसकी लाइफ होगी 20, 25, 50 साल। मशीन है उसकी लाइफ होगी 10, 15, 12 साल। तो इस तरीके से ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स के होते हैं। दे आर हेल्ड नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। अभी देखिए यहाँ पे ये भी बात की, उनको बिजनेस में रीसेल करने के लिए नहीं रखा जाता है, यानी इस इरादे से उन एसेट्स को अक्वायर नहीं किया जाता है कि उनको बेचा जाएगा। ठीक है, वो बिजनेस में यूज़ किए जाने के लिए ही खरीदे जाते हैं, रखे जाते हैं। उनको बेचना पर्पज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कभी किसी वजह से उसको बेचा जा सकता है। अगर उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है या आपको मशीन को रिप्लेस करना है, नई मशीन लेनी है, नया एडवांस्ड इक्विपमेंट लेना है, तब तो आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन वो बेचना अलग है, वो नॉर्मल रेगुलर सेल के जैसा नहीं है।
इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी किया जा सकता है। अगर कोई अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर तो वो इन्वेस्टमेंट भी आपका एसेट्स ही होता है। और फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, यानी ये एसेट्स बिजनेस के ऑपरेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग से आप बिल्डिंग में ऑफिस खोले होंगे या बिल्डिंग में आपका शोरूम होगा या बिल्डिंग में आपने फैक्ट्री बनाई रखी होगी, तो इस तरीके से ये बिल्डिंग आपके बिजनेस ऑपरेशन को हेल्प कर रही है। मशीन अगर आपने ले रखी है तो मशीन भी बिजनेस ऑपरेशन को हेल्प करेगी। उस मशीन से आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, प्रोडक्ट्स को बना रहे होंगे, तो इस तरीके से बिजनेस ऑपरेशन को हेल्प करेगा ये एसेट। दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश बट दे आर नॉट मेंट फॉर कन्वर्जन इंटू कैश। तो इसके पहले भी मैंने इस चीज़ को जो बताया है कि इनका पर्पज़ रीसेल नहीं होता है। ये चाहे तो बेचने पर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आप मशीन को बेचेंगे तो बिक जाएगी, कैश आ जाएगा, लेकिन इनका पर्पज़ नहीं होता है बेचना और कैश में कन्वर्ट करना। दे इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? आपकी एक मशीन है, मान लीजिए आपके बिजनेस में एक मशीन है, एक मशीन से आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप एक मशीन और ख़रीद लें तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अब 20,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आपने एक एसेट बढ़ाई, आपने एक मशीन बढ़ाई, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आप उसको सेल भी करेंगे। तो इस तरीके से जब सेल करेंगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपके पास एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 50 एम्प्लॉई काम करते हैं एक मशीन पर, आप एक बिल्डिंग और ले लीजिए और उसमें एक मशीन और लगा दीजिए, तो वहीं आपकी कैपेसिटी अब जस्ट डबल हो जाएगी। एक्सपेंडिचर्स ऑन दीज एसेट्स आर नॉट रेगुलर इन नेचर। ये भी बातें एक दूसरे से, देखिए सारे पॉइंट रिलेटेड है, एक दूसरे से आप जोड़ कर देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बात भी कही जा रही है कि इन एसेट्स पर जो एक्सपेंडिचर है वो रेगुलर नहीं होता है या बार बार नहीं होता है। जाहिर सी बात है, इन पर एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जाता है और ये बड़ा अमाउंट बार बार नहीं होता है। जैसे एक मशीनरी आप बार बार नहीं खरीदेंगे, एक बिल्डिंग आप बार बार नहीं खरीदेंगे, लैंड आप बार बार नहीं खरीदेंगे, इक्विपमेंट आप बार बार नहीं खरीदेंगे। एक बार आप खरीदेंगे क्योंकि इसकी लाइफ बड़ी होती है, ये लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ बार बार खरीदने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जो वो नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएंगी, वो करंट एसेट्स में हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल या गुड्स या इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें जो है बार बार खरीदने वाली होती हैं, तो उसको हम लोग नॉन करंट एसेट्स में नहीं रखते हैं। ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ये देखिए, जब कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी और कम होते होते एक वक्त में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी। इस डिक्रीज़ को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे होंगे, आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, तो जितने का आपने लिया था आज 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही होगी, क्योंकि उसमें वियर एंड टियर होता है, उसमें घिसावट होता है। तो इन सब वजह से, तो मशीन में भी इसी तरीके से होता है डिप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन होता है, मशीन में डिप्रिसिएशन, इक्विपमेंट में डिप्रिसिएशन, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन होता है। लेकिन लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिप्रिसिएशन नहीं होता है, उसमें एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि लैंड का एक फीचर अलग है। लैंड एक ख़ास तरह का गिफ्ट है गॉड का, जिसमें डिप्रिसिएशन नहीं बल्कि एप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसके एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, बार बार मैंने इस एग्जांपल को लिया है आपके सामने। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हीकल, लाइव स्टॉक, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो बाकी चारों चीज़ों आपको क्लियर होंगी। व्हीकल यानी कार, मोटर गाड़ी। एक कंपनी या एक बिज़नेस अपने लिए कार या डिलीवरी वैन भी रखता है, क्योंकि कार से या डिलीवरी वैन से या ट्रक से उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी होती है, अपने गुड्स को डिलीवर करने में आसानी होती है। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक वो जानदार चीज़ जिसमें जान होती है। कहीं कहीं पर पिछड़े इलाकों में ये देखा जाता है कि वहाँ पर ट्रक की जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है, तो उस बैलगाड़ी में बैल लगा होता है। वो जो बैल है वो लाइव स्टॉक है, वो ज़िंदा है, उसमें जान है, और वो भी आपके लिए यानी आपके बिज़नेस के लिए एक फिक्स्ड एसेट्स है। तो लाइव स्टॉक मतलब वो एसेट्स जो जिसके अंदर जान होती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी पूरी तरह से अपनी नहीं है, लेकिन एक कुछ ख़ास टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट आपके पास है। आमतौर से इसको 90 साल से लेकर 120 साल के लिए होता है।
तो ऐसी प्रॉपर्टी जो खास पीरियड के लिए आपको यूज़ करने के लिए मिल गई है, उस पर आपका अधिकार हो गया है, उस पर आपका हक हो गया है, उस प्रॉपर्टी को लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्ट किया है बैंक में या कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अमाउंट इन्वेस्ट किया है जो 5 साल या उससे ऊपर के लिए आपने उसको करके छोड़ दिया है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही आएगा। उसके अलावा गुडविल, फर्म की रेपुटेशन, फर्म का नाम, इसको गुडविल कहते हैं, ये भी आता है फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में। पेटेंट, किसी प्रोडक्ट को बनाने और उसको बेचने का जो स्पेशल राइट होता है उसको पेटेंट कहते हैं। अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो आप चाहते हैं कि आप ही बनाएं और आप ही बेचें, तो उसका आप पेटेंट करा सकते हैं। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स एक पहचान होती है किसी भी फर्म की, किसी बिजनेस की, उसी नाम और उसी लोगो के ज़रिए उसको पहचाना जाता है, जिसको कोई दूसरी कंपनी या दूसरा बिजनेस नहीं एक्वायर कर सकता। जैसे आप देखते होंगे कि हर एक कंपनी का एक लोगो होता है, एक उसके लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आप एप्पल को देखें तो एप्पल के नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया होगा एक कटा हुआ एप्पल, तो ये एक उसका लोगो है और जो ट्रेडमार्क के तौर पे यूज़ हो रहा है। और उसी तरीके से कोई भी आप ले लें, सोनी ले लें तो सोनी SONY वो लिखा रहता है ख़ास तरीके से। हुंडई आप देख लीजिए, टोयोटा देख लीजिए, होंडा देख लीजिए, हर एक का एक लोगो है, एक स्टाइल है, एक फिक्स पैटर्न है उनको लिखने का। इसको ज़रा सा भी इधर उधर नहीं किया जा सकता है, और इसी पैटर्न, इसी डिज़ाइन को कोई दूसरा पर्सन भी नहीं ले सकता। ये ट्रेडमार्क कहलाता है। कॉपीराइट, ये आर्टिस्टिक चीज़ों में पाया जाता है और लिटरेचर में पाया जाता है। अगर कोई आपने म्यूज़िक बनाया है, कोई फिल्म बनाई है या कोई किताब लिखी है, तो वो आपका अपना राइट होना चाहिए उस पर, क्योंकि उसको आपने बनाया है। तो इस तरीके से उस ख़ास राइट को जो किसी म्यूज़िक के लिए, किसी फिल्म के लिए, किसी पेंटिंग के लिए, किसी बुक के लिए मिलता है, उसे कॉपीराइट कहते हैं। आप अपनी बुक को खोलिए, उसके बुक के पहला पेज पलटिए, उसके बाएं साइड में एक देखेंगे कि सी लिखा हुआ है। सी एक सर्किल बनाया हुआ है, उसी के अंदर लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है कॉपीराइट रिजर्व। ये कॉपीराइट पब्लिशर का भी हो सकता है, ऑथर का भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है। तो कॉपीराइट एक ऐसा राइट होता है जिसके ज़रिए से कोई भी ऑथर, कोई भी पब्लिशर या कोई जो क्रिएटर है किसी क्रिएटिविटी चीज़ का, किसी आर्ट एंड लिटरेरी वर्क का, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ये भी फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आता है। इसको पैसा दे करके एक्वायर किया जाता है। अब आइए बात करते हैं हम करंट एसेट्स की, जो कि नॉन करंट से अपोजिट है। नॉन करंट में आपने देखा कि उसका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको साल भर में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आमतौर से 1 साल का पीरियड होता है, 12 महीने का पीरियड होता है। तो 1 साल में ये एसेट्स अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और अल्टीमेटली वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूँकि ये साल भर के अंदर कई बार अपना फॉर्म बदलते रहते हैं, इसलिए इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सर्कुलेटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स के ये भी तमाम नाम हैं, और इनके नाम इसकी इस खास फीचर की वजह से ही होता है, क्योंकि ये अपना फॉर्म बदलते रहते हैं। अब आपको हम समझाएं कैसे फॉर्म बदलते रहते हैं। देखिए करंट एसेट्स के अंदर आता है, सबसे मेन होता है कैश। एग्जांपल में देखिए आप, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो सबसे पहले बिजनेस में आपको, बिजनेस जब शुरू कर रहे होंगे, कैश के बिना बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है, कैश या बैंक बैलेंस के बिना। तो आप कैश या बैंक बैलेंस से इन्वेंट्री खरीदेंगे, यानी स्टॉक खरीदेंगे जिस चीज़ का आपको बिजनेस करना है। फिर उस इन्वेंट्री को आप बेच देंगे, जब बेच देंगे तो आपके पास वापस कैश आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए कैश कन्वर्ट हुआ स्टॉक में या इन्वेंट्री में, और वापस वो इन्वेंट्री फिर सेल के बाद कन्वर्ट हो गया कैश में। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ही चीज़ एक बार दूसरे फॉर्म में हो गई, फिर तीसरे फॉर्म में, और वापस फिर वो अपने कैश के फॉर्म में आ गई। तो कैश से शुरू करेंगे हम, वापस कैश तक पहुँच जाएंगे। ये पूरा एक साइकिल होगा या एक सर्किल होगा। अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो ये सर्किल थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल में आप एक पीरियड देते हैं अपने डेटर्स को, एक ख़ास टाइम के लिए उसको मोहलत देते हैं, उसको टाइम देते हैं कि आप इतने दिनों के बाद पैसा दे दीजिएगा, पे कर दीजिएगा जो आपने परचेज़ किया है। तो वहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसमें कैश के बाद इन्वेंट्री के बाद फिर डेटर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने क्रेडिट पर गुड सेल किया है। फिर डेटर्स से जब आपका डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी उनको पे करने की, तब आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया ऑपरेटिंग साइकिल। अब इसके पॉइंट्स को हम देखेंगे।
दूसरा पॉइंट है दे चेंज देयर वैल्यूज़ कॉन्स्टेंटली, ये अपनी वैल्यूज़ को बदलते रहते हैं, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। इफ़ द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस इज लेस देन 1 ईयर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द शॉर्ट पीरियड। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम है, यानी आप कैश से शुरू करते हैं और आप जल्दी जल्दी उसको बेच देते हैं, तो आपका जो कैश कन्वर्जन है वो साइकिल उसका छोटा हो जाएगा और जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, यानी जो ख़राब हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा रखा जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे दूध, मछली, अंडा या रोज़ के खाने पीने की जो चीज़ें हैं, सब्ज़ी, ये ख़राब हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, तो इनका ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा छोटा रखा जाता है, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी बेचना और जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि इसको आपने आज ख़रीदा और स्टॉक आप रख लें। आज आपने इन्वेंट्री खरीदी, मान लीजिए फल की खरीदी है या सब्ज़ी की खरीदी है, आप फल का और सब्ज़ी का अगर बिज़नेस है, तो आप इन्वेंट्री की उसको आप 2-4 महीने 6 महीने तक नहीं रख सकते। आपने ख़रीदा और इसको जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर आपको उसे बेचना पड़ेगा, और जब बेचेंगे तो उसके बाद जल्दी ही आपको कैश मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। अगर टीवी, फ्रिज, अलमारी बेच रहे हैं तो ये तो लंबे टाइम तक रख सकते हैं, इसका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा हो सकता है। करंट एसेट्स की बात करेंगे तो कैश का नाम सबसे पहले आएगा उसमें, क्योंकि कैश अपने आप में सबसे लिक्विड आइटम है। बैंक बैलेंस, बैंक में जमा हुआ जो अमाउंट आपका, वो बैंक बैलेंस कहलाता है। इन्वेंट्रीज को स्टॉक भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है कहीं पर, लेकिन वो 1 साल के लिए किया है, यानी उसका पैसा आपको 1 साल में मिल जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट आपका वापस कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी इसी तरीके का है। ऐसी सिक्योरिटीज़ जो आपने ख़रीद रखी है, वो 1 साल के अंदर आप उसको आप पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं तो जिनको क्रेडिट पर सेल किया है वो आपके डेटर्स होते हैं, उसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहा जाता है। बिल्स या नोट रिसीवेबल, डेटर्स से कभी कभी हमको रिटर्न में कोई बिल मिल जाती है, उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं या नोट रिसीवेबल कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने अगले साल के लिए पे कर दिया है उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, वो भी करंट एसेट्स में आता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, ये दूसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, तो ऐसी एसेट जिसे हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इक्विपमेंट एट्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स, इस पर थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ये हमारे ख़ास तरह के राइट होते हैं, स्पेशल राइट होते हैं। दीज एसेट्स आर नॉट नॉर्मली परचेज एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट। इन एसेट्स को आप ओपन मार्केट में ख़रीद और बेच नहीं सकते हैं। दे में बी परचेज एंड सोल्ड ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा एग्जाम्पल पे देखिए, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एट्सेट्रा। देखिए गुडविल, जो गुडविल है वो फर्म की रेपुटेशन होती है, फर्म का नाम होता है, इसको अब मार्केट में आसानी से खरीदी नहीं जा सकती। गुडविल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको बनानी पड़ेगी, या आप तब खरीद सकते हैं जब आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, पूरा बिजनेस आप खरीद लेंगे तभी वो गुडविल आपकी होगी, अदरवाइज आपकी गुडविल मिलेगी नहीं आपको मार्केट में। आप बिल्डिंग और लैंड तो खरीद सकते हैं मार्केट से, लेकिन आप गुडविल नहीं खरीद सकते। गुडविल खरीदने के लिए आपको पूरा बिजनेस खरीदना पड़ेगा जो जिसकी आप गुडविल चाहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दे मे बी परचेज्ड एंड सोल्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये खरीदे और बेचे जा सकते हैं लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। अब ये जो गुडविल है अब दिखाई नहीं देती है ये, क्योंकि किसी भी बिज़नेस की जो रेपुटेशन है, जो उसका नाम है, जो उसका फेम है, वो उसकी पहचान है, वो दिखाई नहीं देती है, वो आपके जहन में होती है, वो आपके दिमाग में होती है। अगर मैंने कहा कि मैंने कहा कि भाई मर्सिडीज़, तो इसका नाम आप सुनते ही आपके दिमाग में एक अच्छी इमेज आई होगी कि हाँ ये अच्छी गाड़ी होती है, महंगी गाड़ी होती है, मजबूत गाड़ी होती है। तो इस तरीके से जो इमेज आपके दिमाग में आई, यही उस कंपनी की गुडविल है। हर एक कंपनी की एक गुडविल होती है, वो गुडविल ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, या कम हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है मार्केट में। बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग गुडविल है तो वो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि गुडविल जो होती है वो फर्म को प्रॉफिट अर्न करने में बहुत मदद करती है। गुडविल के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, गुडविल क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है,
इसके 5-6 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप उसको चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। अब ये जो गुडविल है, ये इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है, लेकिन इसको हमेशा नहीं दिखाना चाहिए, इसको धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए, इस अमाउंट को धीरे धीरे राइट ऑफ कर देना चाहिए। देखिए, गुडविल का अमाउंट राइट ऑफ करने से ये मतलब नहीं कि गुडविल खत्म हो जाएगी आपकी, नहीं, बल्कि गुडविल को बुक्स में शो नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म तक। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को या इंटेंजिबल एसेट जो हैं उनको अकाउंट में शो नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आपने उसको परचेज ना किया हो, आपने अमाउंट दे करके ना ख़रीदा हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसको बुक में शो करना मना किया गया है। और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे पेटेंट है, ये किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने या सेल करने का राइट होता है। कॉपीराइट हमने आपको पहले ही बता दिया। ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपकी अपनी कंपनी, आपने अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, वो कोई नहीं खरीद सकता है, वो आपका अपना है। नॉर्मल जो बाज़ार में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो कोई भी खरीद सकता है। विंडोज़ आप खरीदना चाहें आप खरीद लीजिए, या टैली खरीदना चाहें खरीद लीजिए, लेकिन जो आपका अपना है सॉफ्टवेयर, अगर आपका बिजनेस है और आपने अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया है तो वो सॉफ्टवेयर आपका अपना है और वो आपके सॉफ्टवेयर की आपके बिज़नेस की पहचान है, उसके ज़रिए वो कोई नहीं खरीद सकता है। तो वो आपका एसेट्स है, वो आपकी प्रॉपर्टी है और उसे इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। ब्रांडिंग, आपने जो अपने बिज़नेस की ब्रांडिंग कर रखी है, जो उसका नाम बना रखा है, लोगों के बीच में पहचान बना रखी है, वो आपका अपना है। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी इसी सब कैटेगरी में आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में यही चीज़ें होती हैं कि आपने अपने दिमाग से, अपने रिसर्च से कुछ ऐसी चीज़ बना ली है जो आपकी अपनी है, तो वो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने का जो राइट है उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एसेट्स के और भी क्लासिफिकेशन के लिए मेरी दूसरी और तीसरी वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।